नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपकी कार में भी टूल किट होता है, चेक करते रहिएगा। अखबारों में टूल किट को ऐसे लिखा जा रहा है, अलग रंग देकर बोल्ड लेटर में, जैसे बम हो। किसान आंदोलन को पहले दिन से आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं से भी कोई मिल जाए जिससे बताया जा सके कि खालिस्तान की सोच रखने वालों का आंदोलन है। इस कोशिश ने किसानों की यह हालत कर दी है कि वे अपने गांव घर में ही कहते फिर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, आतंकवादी नहीं हैं। यह भी सही है कि कुछ समय पहले तक किसानों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरों को इसी तरह से आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करते थे, जिसका एहसास उन्हें अब हो रहा है। कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नफरत करने लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया में मुमकिन है किसान अकेलेपन से जूझ रहे हों, यह हमें समझना चाहिए। आज शुरू में ही एक गाना सुनाना चाहता हूं। 40 करोड़ की आबादी जिन किसानों की हो, वे अकेलेपन के शिकार हो जाएं, अच्छी बात नहीं है। इस गाने में जो एलियनेशन है, अकेलापन है, उसे सरकार और समाज दोनों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। इस गाने को सुनिए। देहाती फिल्म जगत के गीतकार राजीव अजनबी ने। जब मैंने इस गाने को सुनने के बाद अभिनेता विकास को फोन किया तो उनके फोन का कॉलर ट्यून अलग ही राग अलाप रहा था। बीएसएनएल का कॉलर ट्यून बजने लगा कि अब दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है। लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता निगल जाती है। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। खेती का संकट जलवायु के संकट से भी है। आप अपने दफ्तर और कमरे में एयर कंडीशन चलाकर बढ़ते तापमान से बच जाते हैं, लेकिन एसी से बाहर जो तापमान बढ़ता है उससे किसानों के खेत जल जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हिंदी डाउन टू अर्थ पत्रिका के इस अंक में जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से बात है। रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि किसानों का इम्तिहान लेगा जलवायु परिवर्तन। चंद हफ्तों की बात है, आपके टीवी स्क्रीन पर पानी के लिए तरसते किसानों और ग्रामीण परिवारों की तस्वीरें आती होंगी। रिचर्ड ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल मार्च में जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में अनाज उत्पादन के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। मौसम और जल की उपलब्धता में मामूली अंतर से भी पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से मध्य अवधि में कृषि आय में 20 से 25% की कमी हो सकती है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस साल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, तब धान के सीजन के दौरान किसानों की आय 6.2% गिर जाएगी। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन को लेकर सोचने, बोलने और लिखने वाले लोग खेती किसानी के बारे में सोचेंगे, उनसे जुड़ने का मौका देखेंगे, दोनों का रिश्ता बनेगा। दिशा की गिरफ्तारी के वक्त कई लोगों ने कहा कि बच्चों को जलवायु परिवर्तन से क्या काम। अगर आपका सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन के सवाल को लेकर भारत के स्कूल कॉलेज के छात्रों का कोरिया, ताइवान, जापान के छात्रों से संपर्क कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब ईमानदारी से खोजिए। आप देखेंगे कि हर स्कूल में पर्यावरण को लेकर तरह तरह के कंपटीशन होते ही हैं। वन महोत्सव नाम का फ्रॉड भी होता है उन्हीं स्कूलों में। स्कूलों को लगता है कि यही वो विषय है जिससे राजनीतिक आकाओं से टकराने से बच जाएंगे। चीफ गेस्ट बनकर आने वाले मंत्री जी के आगे पीछे गमला सजा दिए जाएंगे और मंत्री जी भी खुश हो जाएंगे कि आजकल के बच्चे पर्यावरण और जलवायु को लेकर बहुत जागरूक हैं। कभी सोचा है कि यह कब से हो रहा है? 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेजों में पर्यावरण की पढ़ाई शुरू हुई थी। एमसी मेहता नाम के एक महान पर्यावरणविद हुए। उन्होंने जनहित याचिका दायर की। बिना पर्यावरण का एक कोर्स किए अब कोई बीए पास नहीं हो सकता। उसके बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य होगी। आज यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में कम उम्र के नौजवान और स्कूलों के बच्चे जलवायु परिवर्तन के सवाल को अपनी तरह से समझ रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे यह भी समझ आ रहा है और आएगा कि पर्यावरण का सवाल पूरी राजनीति को पलट रहा है। पूरी दुनिया में कंपनियों के चंदे से चलने वाली राजनीति
और धरती को बचाने का सपना देखने वाली राजनीति में टकराव है। तो आप सिर्फ उम्र देखकर इन्हें मत दुत्कारिए। 70 साल के नेताओं ने देश का ज्यादा नुकसान किया है। मणिपुर की लिसिप्रिया कंगुजम दुनिया की सबसे युवा जलवायु कार्यकर्ताओं में से एक है। 9 साल की हैं। 2019 में लिसिप्रिया ने स्पेन में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। इसी तरह उत्तराखंड की 13 साल की रिधिमा पांडे की तुलना ग्रेटा से की जाती है। 2019 में जिन 16 युवा एक्टिविस्ट ने यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के समक्ष क्लाइमेट चेंज पर याचिका दाखिल की थी, उनमें से एक रिद्धिमा भी थी। इस पिटीशन में कहा गया था कि सब कुछ जानते हुए भी दुनिया की सरकारें जलवायु संकट को लेकर सजग नहीं है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी का भविष्य संकट में है। गुरुग्राम के 16 साल के आदित्य मुखर्जी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। 2 साल के भीतर अपने काम से इन्होंने 150 अलग अलग कमर्शियल संस्थाओं को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें बड़े बड़े होटल ग्रुप भी शामिल हैं। आदित्य के काम से 2.5 करोड़ से अधिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल रुक गया है। हम आपको सिर्फ 3 उदाहरण ही दे पाए, मगर भारत में आपको ऐसे अनेक बच्चे और नौजवान मिलेंगे जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर जुड़ रहे हैं। जाहिर है इनके बीच इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी बातचीत होगी। इसी बातचीत को लेकर एक दिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और चैनल खबरों को फ्लैश करने लगे कि रिद्धिमा की होती थी ग्रेटा से बात। इंस्टा पर दोनों करते थे चैट। किस तरह से भाषा और उसके बोलने के अंदाज से सामान्य शिष्टाचार को भी आपराधिक बनाया जा रहा है। आतंकी साजिश की ध्वनि पैदा की जा रही है ताकि आपके जागरूक बच्चों को आतंकवाद के नाम से डराया जा सके, उन्हें नागरिक से मुर्दा लाश में बदला जा सके। जून 2018 में जब दिल्ली के सरोजिनी नगर में 16,000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ों को बचाने के लिए नौजवान आगे आए। वो लोग भी जो 90 के दशक के बाद से पर्यावरण के सवाल को लेकर जागरूक हुए, पेड़ों को गले लगा लिया ताकि कटने से बचाया जा सके। उसी तरह से मुंबई में आरे के जंगलों को बचाने के लिए नौजवान बड़ी संख्या में आगे आए और लंबा संघर्ष किया, पुलिस का मुकदमा तक झेला। अब इस तरह की सार्वजनिक गतिविधि के लिए कोई ग्रुप तो बनेगा, लोग चैट भी करेंगे। सिस्टम को बताना चाहिए कि उस चैट में क्या कोई ऐसी बात हो रही थी जिसका हिंसा से संबंध है, किसी को मारने काटने की बात हो रही थी। सिर्फ चैट हो रहा था कि नाम पर शहर दर शहर पर्यावरण को लेकर तैयार हो रहे चंद युवाओं के जागरूक समूह को शक के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। ये नौजवान और इनके स्कूलों के न्यूट्रल से दिखने वाले ना समझ प्रिंसिपल जल्दी ही यह समझ जाएंगे कि पर्यावरण का सवाल कांग्रेस बीजेपी से बचने का सवाल नहीं है, बल्कि दोनों से पूछने का सवाल है, उन्हें चंदा देने वाले उद्योगपतियों से भी टकराने का सवाल है। अब देखिए, जम्मू में एक आंदोलन चल रहा है। कितनी सुंदर बात है कि 20 साल के नौजवान अपने इलाके में जलवायु के सवाल को लेकर सक्रिय हैं। यह बात पूरी दुनिया को बतानी चाहिए ताकि भारत की छवि अच्छी हो। 27 अक्टूबर 2019 दिवाली थी और लोग उस दिन थाली भी नहीं बजा रहे थे। तब जम्मू के कुछ युवाओं ने मिलकर अपने शहर में क्लाइमेट फ्रंट इंडिया नाम की एक संस्था बनाई। 23 साल के अनमोल ओहरी इसके संस्थापक निदेशक बने। इसके 123 सदस्य हैं। अकेले जम्मू में 50 सदस्य हैं। ज्यादातर सदस्य 20 साल से कम उम्र के पढ़ते हैं। इस संस्था के कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से जम्मू तवी नदी की सफाई का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए ग्रुप बनाया है, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी। तवी नदी के दोस्त। नदियों को मां बोलकर कई लोग ठगते रहे, उनका दोहन करते रहे, लेकिन ये नौजवान खुद को तवी नदी का दोस्त कह रहे हैं। एक नया रिश्ता है, स्वागत कीजिए। हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, जिसमें हम 6 महीने से क्लीन अप कर रहे हैं एंड जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा अगर मैं 14th के इवेंट की और बात करूं तो ये इवेंट सिर्फ जम्मू में नहीं हुआ था, ये एक नेशन वाइड मूवमेंट थी जो गुरुग्राम में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया ने किया, डुमना में जबलपुर में सेव डुमना कैंपेन ने किया, जहाँ पे कुछ लोग हमारे ही साथी जो थे जो वहाँ के काम कर रहे हैं डुमना को बचाने के लिए, उन लोगों ने इस चीज़ पे काम किया। एंड
मैं पर्सनली बोलूंगा कि ये जो मूवमेंट है ये पूरे इंडिया से चल रही है, नेशन वाइड मूवमेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम नई नहीं है। फॉरेस्ट का कटना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए बहुत देर से होता आ रहा है एंड हमें हिस्ट्री बुक्स में भी चिपकू मूवमेंट में यही सिखाया गया था। सो वैलेंटाइंस डे एक हमारा जरिया था आवाज उठाने का और लोगों को याद दिलाने का कि हमारी हिस्ट्री, हमारे रूट्स नेचर के साथ हैं। नौजवानों की यह संस्था जम्मू के राइका फॉरेस्ट में बनने वाले हाईकोर्ट परिसर का विरोध कर रही है, क्योंकि इसके लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा सकते हैं। धरती पे रहते हो निभाना सीखो। आग लगी है बस में। आप इस वीडियो में देखिए, ज्यादातर कम उम्र के नौजवान दिख रहे हैं। Climate justice! When do we want it? Now! जम्मू के राइका फॉरेस्ट के 38,006 पेड़ काटे जाने, ताकि यहां हाईकोर्ट का नया परिसर बने। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया का कहना है कि राइका फॉरेस्ट में तेंदुआ और मोर की एक विशेष प्रजाति यहां पाई जाती है, जो 1972 के वन्य जीव कानून के अनुसार अधिसूचित है। आप जिन्हें बच्चे कहते हैं उन्हें यह सब पता है। मोर की यह प्रजाति 2009 से ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में शामिल है, यानी ये दुनिया से कभी भी मिट सकती है। ये उन्होंने अपने भेजे पत्र में लिखा है। यह इलाका आर्थिक रूप से संवेदनशील इलाके में आता है। पेड़ कटेंगे तो इसका असर जम्मू की खेती पर पड़ेगा, भूजल कम हो जाएगा। ये नौजवान चाहते हैं कि जम्मू के जंगल और उसकी जैव विविधता बची रहे। इन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह संस्था तरह तरह के मार्च और अभियान चलाती है। हमारे यहाँ से थोड़ी दूर एक पार्क है मुबारक मंडी, जो बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा उसके बारे में। वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक स्पैरोज, बर्ड्स वगैरह बहुत कुछ होता था, पर आज वहाँ पर जाके देखो, सुबह 4 बजे भी वहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं दिखेंगे, कोई आवाज़ नहीं आती उनकी। फिर मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ्स पहले पता लगा राइका के बारे में कि वहाँ पे वो पूरा जंगल कट रहा है। फिर पहले हमें नाम नहीं पता था कि राइका है क्या, बाद में हमें पता लगा कि वो वही जगह है जिसको हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, वहाँ से हम पूरा ट्रैवल करते थे। पर जैसे जैसे पता लगा कि वो कट रहा है, मुझे अपना फ्यूचर बर्बाद होता हुआ दिख रहा था कि अगर ये सारा ख़त्म हो गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं तो जी भी नहीं पाऊंगी। उम्र कम है और जोश ज्यादा होना भी चाहिए। जाहिर है इनकी बातों में जज्बात भी होंगे। जब बड़े बड़े नेता बड़े झूठ को छिपाने के लिए सही में रो देते हैं, तो ये नौजवान अगर भावुकता में कुछ बोल दे तो क्या वो अपराध है? क्या वो आतंकवाद है? क्या उन पर आतंकी धाराएं लगा देनी चाहिए? यह आपको सोचना है, नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मस्त रहना है। सितंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन को लेकर इन्हीं स्कूली बच्चों ने एक ग्लोबल स्ट्राइक किया। 185 देशों के स्कूलों के बच्चों ने इस स्ट्राइक में हिस्सा लिया। बड़े भी इनके साथ शामिल हुए। इटली, नीदरलैंड, स्पेन, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, घाना, हर जगह प्रदर्शन हुआ। भारत में भी कई स्कूलों के बच्चों ने इस स्ट्राइक में हिस्सा लिया और इस दौरान जरूर उन्होंने खुद को ग्लोबल नागरिक के रूप में महसूस भी किया होगा, क्योंकि पहली बार वे दुनिया के अन्य स्कूलों के साथ एक सवाल को लेकर जुड़ रहे थे। इसके ठीक 1 साल पहले ग्रेटा थनबर्ग ने अगस्त 2018 में स्वीडन की संसद के सामने प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करे। यह सब बिना बात किए हुए, बिना चैट किए हुए तो हुआ नहीं होगा। पुलिस को भी अपनी भाषा में बातचीत को संदिग्ध और आतंकी साजिश बताने से पहले यह बताना चाहिए कि इसमें आतंकी साजिश और गतिविधि क्या है, कहां हिंसा की बात हो रही है। महाराष्ट्र से खबर आई है कि बीजेपी के नेता राम कदम ने आरोप लगाया है कि इस केस में आरोपी शांतनु मुलुक के चाचा शिवसेना के बीड के जिला प्रमुख हैं। बीजेपी नेता के अनुसार इससे शिवसेना का असली चेहरा सामने आ गया। मुझे यकीन है आप यह सब सुनकर हंस नहीं रहे हैं, सीरियस रहिए। दिशा रवि से जुड़ी खबर यह है कि उनके परिवार को और वकील को उनसे मिलने की इजाजत दे दी गई है। एक अन्य आरोपी मुंबई की वकील निकिता जेकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दाखिल की है, जिसमें कहा है कि 11 जनवरी को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ हुई जूम कॉल मीटिंग में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग थे और मेजबान ने यह स्पष्ट किया था कि अभियान का कोई राजनीतिक या धार्मिक रूप नहीं होगा।
फोकस में सिर्फ किसानों के मुद्दे थे। मेजबान ने यह भी बताया कि सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रहेगी, यानी पब्लिक की जाएगी। निकिता ने अपने बयान में कहा है कि उनका कोई राजनीतिक, धार्मिक या वित्तीय उद्देश्य नहीं था। जूम मीटिंग में कई लोगों ने अपनी पहचान छिपा रखी थी और अलग आईडी भी बनाई थी, जो लोग आमतौर पर करते हैं। खबरें इस तरह से फ्लैश हो रही हैं कि आरोपी शांतनु सिंघू बॉर्डर पर था, किसान आंदोलन में शामिल था। उन्हें स्क्रीन पर देखकर, चैनलों के स्क्रीन पर देखकर आपको लगता होगा कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। मीडिया ने ऐसा पहले भी किया है। खबरों में मिर्जा नासिर हुसैन, अब्दुल गोनी, अली मोहम्मद भट्ट, अहमद वजा, रईस बेग और इन जैसे बहुत से बेगुनाह लोग अखबारों में पहले दिन से आतंकवादी बना दिए गए, जिन्हें बाद में अदालत ने 23 साल बाद बाइज्जत बरी किया। यह ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी जांच एजेंसियों का, यह ट्रैक रिकॉर्ड। इसलिए ध्यान से इस केस को देखिए। मो धालीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया जा रहा है। उनकी करीबी अनीता लाल को भी एक अहम किरदार के रूप में पेश किया गया है। अनीता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की संस्थापक भी। इन लोगों ने कब किसे मेल किया, कौन सा ग्रुप बनाया, यह सब जानकारी साझा की जा रही है। पुनीत नाम की महिला का निकिता के साथ इंस्टा चैट हुआ, प्रोटोन मेल से संवाद हुआ, यह सब बताया जा रहा है। पर यह नहीं बताया जा रहा है कि जो टूल किट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे आप भी देख सकते हैं, उसमें आतंकी साजिश वाली बात क्या है। पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है, गूगल से जवाब का इंतजार है। जूम को भी पत्र लिखा गया है कि कौन कौन 11 जनवरी की बैठक में शामिल था। किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच होगी। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी। कानून 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। रवीश रंजन ने बताया कि कटाई के सीजन के कारण आंदोलन में किसानों का आना कम हुआ है, जो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन है। इसलिए किसान नेताओं ने फैसला किया है कि वे अपना आंदोलन सोशल मीडिया पर और तेज करेंगे। हम उसी सर छोटू राम की जमीन पे आज हैं। आज सर छोटू राम के गांव गढ़ी सांपला में भी एक महापंचायत बुलाई गई। यह महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उग्राहा समेत कई किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। हरियाणा की खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रमुख सोमवीर सांगवान भी शामिल थे। इनके साथ कई खाप नेता भी शामिल हुए। सांगवान, दलाल, दहिया खाप के प्रमुख भी। इस महापंचायत में दलाल खाप की तरफ से ऐलान हुआ कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को दलाल खाप से निकाला जाता है। महापंचायत में कंवर ग्रेवाल, अजय हुड्डा जैसे गायकों ने गाना गाया। सबने एक मत में कहा कि सर छोटू राम की कही गई बातें आज भी उतनी ही सही है जितनी 90 साल पहले थी। सौरभ शुक्ल ने बताया कि करीब 10,000 लोग महापंचायत में शामिल हुए। हजारों की तादाद में महिलाएं भी थीं। सवाल करूंगा और फसला के फैसले और फसला के फैसले खेत तेरे खून नुआगा तेरे फजर की करना कितना जता कितना कितिया खिचतियारी जाता या संकरना कितना बाबा खिचतियारी हमने बहुत पंचायतें करी। टिकैत साहब भी कहते थे कि भूख हड़ताल से देश में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अपने भंडारे चलाओ, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन हर गांव से रोटी बनवा के भंडारों में दे सकते थे। लेकिन जो ठिएबंदी, जो बड़े बड़े
टप भंडारे जो लंगर चलाने की जो व्यवस्था थी, यह हमारे से कभी नहीं बन पाई। अब का बहुत चीज सीखने को मिली हमको, और ये ऐसा गठबंधन बन गया, आपस में चिट्ठी पत्री दो, रिश्तेदारियों में आना जाना करो। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये नई क्रांति जाएगा। ये पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये धरने करेंगे। इसको सुचारू रूप से चलाते रहो, पंचायतें करते रहो। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। जहां पे हमारी पंचायत होनी है, लॉकडाउन हो गया 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी हमने पंचायत। अकोला में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन हो गया, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही किसानों को, कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी, और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो मीडिया के लोग हैं, आप इनसे प्यार करके रखो। एक होगा कि मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाता। अरे मीडिया के ऊपर कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये कैसे दिखाई आपकी बात? राजनीति में गांव को जगह मिल रही है। तालाबंदी जैसे फैसले के कारण जब आर्थिक तबाही आई, तब गांवों ने ही लोगों को सहारा दिया। लोग हजार किलोमीटर पैदल चलकर गांवों की तरफ भागे थे। आज अब जब गांव गांव में महापंचायतें हो रही हैं, तो हर दल के नेता गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है। महापंचायतों में राजनेताओं का आना जाना बढ़ गया है। 28 फरवरी को मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महापंचायत होने जा रही है। पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी कई महापंचायतें कर चुके हैं। इस मामले में जयंत सबसे आगे निकल चुके हैं। प्रियंका गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल की महापंचायत होगी। कहीं महापंचायत बुलाने के लिए पुलिस केस ना बन जाए। पर क्या यह अच्छा नहीं है कि राजनीति किसानों पर केंद्रित हो रही है? आज भी वही कर रहे हैं, नाम दे दिया किसान हित, किसान वेलफेयर के लिए हम कानून ला रहे हैं। साहब, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां मंडियां हैं, वहां के किसान पहले समझ गए। जहां सरकार खरीदती नहीं थी, जहां मंडियां नहीं थी, वहां किसान तो चाह रहा है कोई खरीदार आ जा, भाव नहीं मिलता। उसे सपना दिखाएंगे कि देखो भाई, तुम्हारे खेत में से सीधा जो है टाटा और अदानी और अंबानी जी वहीं पहुंचेंगे तुम्हारे खेत पे, और सीधा बढ़िया से बढ़िया भाव देंगे तुम्हें। तुम क्यों बुराई कर रहे हो? कानून तो तुम्हारे लिए बना गया, किसान को विकल्प मिलेगा। मंडी वाले जो है लूटते हैं किसान को, आड़तिया लूटता है किसान को, हमने छुटकारा दे दिया साहब, आजाद कर दिया। अब तुम यहां से उठा के केरल ले जाओगे अपनी मुंजी, अपने धान को, अपने सरसों को, आप जाके बिहार में बेच सकते हो। बड़ी मौज आ गई किसानों की। अब ये समझ नहीं आता ऐसा कौन इन्हें समझा रहा है, या खुद की इनकी समझ है, खुद की अकल है घर की। यहां कोई किसान है जो ले जाके अपनी फसल बेचेगा केरल कर्नाटक में? और हर एक किसान को मालूम है पहले ही वो छूट थी, कोई कानून की धारा ऐसे नहीं थी जो प्रतिबंध लगा सकती थी, रोक सकी थी किसान को। हरियाणा के हिसार के एक गांव में युवाओं ने सड़क पर ही कानून वापस लेने का नारा लिखना शुरू कर दिया है। ये माजरा प्याऊ का है, यहाँ सड़क नए तरीके निकाले जा रहे हैं ताकि कृषि कानूनों का विरोध दिखता रहे, जारी रहे। इस काम के लिए भी 4 नौजवानों ने आपस में चैट किया होगा, चंदा जमा किया होगा। क्या पता एक दिन पुलिस कहने लगे कि इनकी फंडिंग किसने की, इसकी जांच हो रही है। किसान आंदोलन और जलवायु परिवर्तन के आंदोलन, इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना ही चाहिए। सरकार की कोई भी नीति इस जलवायु परिवर्तन के सवाल का जवाब ढूंढे बगैर कारगर नहीं होने वाली है। दिशा को जेल में बंद कर देने से दिशा नहीं मिलने वाली, दिशा मिलेगी ख्यालों को आजाद कर देने से। ब्रेक के बाद
कोरोना से निपटने के दावों के बीच मध्य प्रदेश में टीका लगाने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। टेस्ट कराने वाले हजारों लोगों के पते तो फर्जी मिले हैं। टीकाकरण के लिए बने कोविड पोर्टल पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के हजारों नाम एक मोबाइल नंबर पर दर्ज हैं। यह हालत है हमारी सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता का। नतीजन कई लोगों को दूसरे डोज की जानकारी ही नहीं मिल पाई। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। देश की तरफ मध्य प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनोत्सव जैसा आयोजन हो गया, लेकिन उसके बाद एक खुलासा टीकाकरण अभियान की 11 फरवरी को बनी एनएचएम की रिपोर्ट में हुआ। राज्य में टीका लगवाने 1,37,454 कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इनमें से 83,598 स्वास्थ्यकर्मी, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के 32,422, राजस्व विभाग के 6,977, गृह विभाग के 7,338 और पंचायती राज विभाग के 109 कर्मचारियों के एक जैसे मोबाइल नंबर मिले हैं। इंदौर में 17,644, जबलपुर में 11,703, भोपाल में 8,349 मोबाइल नंबर एक समान पाए गए हैं। मैं आज स्वच्छता प्रभारी हूँ, मेरा सब कर्मचारी है। ओके। अब इनके लिस्ट बना के निकाल लिए मैंने। कल 17 तारीख में मैसेज आ गया इनका, कल डलवाता हूँ मैं, इनको लगवाता हूँ इंजेक्शन। अच्छा, तो इनको अभी तक लगा नहीं है? हाँ, जो लिस्ट आई ना, हाँ। उनको वैक्सीन नहीं लगा। वो कल 9 बजे से 5 बजे तक मैं वैक्सीन लगा दूंगा, है ना। अच्छा, तो इनके मतलब सबके नाम पर आप ही का नंबर चढ़ा दिया इन लोगों ने? हाँ, बस वही है, क्योंकि मैं इनका प्रभारी दरोगा हूँ। मैं बतौर ऐसे ही उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर का उनका वो था। हाँ। तो उन्होंने मेरे नंबर, जिन के मोबाइल नंबर नहीं थे, इसमें कई सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। हाँ, जैसे अनीता बाई, और कोई मांगी लाल, अशोक, ताराचंद, अविनाश, सबके नाम के आगे आप ही के नंबर है। 60% ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने मेरा नंबर लिख दिया है उसके ऊपर। अच्छा, तो आपको कितने मैसेज आए थे? आपको तो एक ही मैसेज आया होगा अपना। नहीं, इन सभी के मैसेज मेरे पास आए थे और हमने हालांकि उनको फॉरवर्ड कर दिए थे। हाँ। जो इनके मेट लोग होते हैं उनको बता भी दिया था। और आज हमारे पास जो सूची आई है, उस सूची के आधार पर हम इनको कल के लिए सूचना कर रहे हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में सर? ये अपने नगर पालिका से। तो आपके नाम पे इन्होंने कितने लोगों के चढ़ा दिए होंगे वहाँ पे? लगभग होंगे 40 आदमी। ये सब आगर मालवा में ही? जी। इसकी वजह से जिसका नंबर दर्ज था उसने मैसेज आने पर टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि गलती बताने पर भी मंत्री जी को लगता है रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। नहीं, रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। कांग्रेस को लगता है ये बड़ी लापरवाही है। टेस्ट के मामले में भी ढिलाई चल रही है, वैक्सीन के मामले में भी ढिलाई चल रही है। नाम, पते और नंबर फर्जी नोट हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है और उसके अलावा विभाग के अफसरों के नंबर लिखवा दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है कोरोना से। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, 17 जिलों के 9,280 फ्रंटलाइन वर्कर के पोस्टल कोड भी गलत भरे गए हैं। सबसे ज्यादा गलत पिन कोड 4,524 कर्मचारियों के कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गृह मंत्री के दतिया में दर्ज किए गए हैं। एक जैसे मोबाइल नंबर से लाखों कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन का डोज मिल गया, लेकिन ज़रा सोचिए जिन्हें तय वक्त पर दूसरी डोज की जानकारी नहीं भेजी गई होगी तो कोरोना के जंग में उनकी लड़ाई कितनी कारगर होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।